चलिए आज ये सारे लोग बेहतरीन क्लास स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम करने वाले हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। टॉपिक तो बहुत बड़ा है लेकिन ये एक क्लास में कंप्लीट हो सकता है। फिर बोलोगे कैसे? जब बड़ा है तो कैसे? अगर आपने लोकसभा को अच्छे से पढ़ा है, अगर आप लोकसभा के बारे में जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं अगर वह आपने अच्छे से सीखा है तो फिर ये टॉपिक चुटकी का खेल है पूरा। डन? चलो, लेजिस्लेटिव असेंबली को हिंदी में बोलते हैं विधान सभा। क्या बोलते हैं? विधान सभा। लेजिस्लेटिव असेंबली क्या बोलते हैं? विधान सभा कहा जाता है। जिस प्रकार से देश में दो हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, वैसे ही स्टेट में एक हाउस होता है जिसे बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, और एक हाउस होता है जो कहीं कहीं पर होता है जिसे बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल को हिंदी में बोलते हैं विधान परिषद और लेजिस्लेटिव असेंबली को बोलते हैं विधान सभा। लोकसभा के जैसा ही होता है ये लेजिस्लेटिव असेंबली। जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो विधानसभा का नेचर होता है वो बिल्कुल 99% के आसपास ये लोकसभा के जैसा होता है। याद रखिए, मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी आप टॉपिक में लोकसभा पढ़ो, जब भी आप टॉपिक में लोकसभा पढ़िए तो सबसे अच्छी बेस्ट चीज है कि उसी टाइम पर ही आप विधानसभा पढ़ लीजिए, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली पढ़ लीजिए, तो आपको पढ़ने में और ज्यादा आसानी हो जाएगी, चीजें और आसान हो जाएंगी। क्लियर है? डन है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली को, विधानसभा को। इसके बाद में सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि प्रत्येक राज्य में, स्टेट में एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। आर्टिकल 170 बोलता है प्रत्येक स्टेट में एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, विधानसभा होगी। ठीक है? प्रत्येक राज्य में, हर एक स्टेट में, जो भी राज्य है, अगर जो अपने को स्टेट बोल रहा है, जिसके भी नाम आगे स्टेट लिखते हो, 28 इस टाइम पे हैं, पहले 29 थे, अब जम्मू कश्मीर अलग हो गया तो सिर्फ 28 राज्य हैं। तो 28 राज्यों में खुद का अपना लेजिस्लेटिव असेंबली होगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल हो या ना हो, कई जगह पर नहीं है, ऐसा बोलना नहीं, कई जगह पर है, बाकी जगह पर नहीं है। कुछ जगह ही है जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, गिने चुने, उंगली में गिन लोगे। लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली हर एक राज्य में होगा, इसके बिना खेल नहीं हो सकता है। और इसकी कमाल की चीज है कि इसमें मैक्सिमम 500 मेंबर्स हो सकते हैं और मिनिमम 60 मेंबर्स। क्लियर है? पहला पॉइंट है कि हर एक राज्य में एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, एक विधानसभा होगी, और इसमें मैक्सिमम 500 मेंबर्स हो सकते हैं, सबसे ज्यादा 500 सदस्य हो सकते हैं, और सबसे कम 60 सदस्य हो सकते हैं। 60 मेंबर्स हो सकते हैं, 60 मेंबर्स हो सकते हैं। तो अगर आप बोलोगे कि सर अगर मिनिमम मैक्सिमम 500 मेंबर्स हो सकते हैं तो सबसे ज्यादा लेजिस्लेटिव असेंबली की संख्या यूपी में है, 403 है शायद, एक बार चेक कर लेना, है ना। तो ये तो ठीक है, चलो कि भाई 500 मैक्सिमम हो सकते हैं लेकिन 400 है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप मिनिमम 60 की बात कर रहे हो तो कुछ स्टेट तो ऐसे हैं जिनके पास में 60 से भी कम, 60 से भी कम विधायक हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं। जैसे मिजोरम, मिजोरम में 60 से कम लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं, है ना, 40 हैं, 40। सिक्किम में भी कम है, और ऐसे कुछ स्टेट्स हैं जहां पर कम है। तो ये वही भी स्टेट है, देखो लेजिस्लेटिव असेंबली की मैक्सिमम संख्या अधिकतम 500 हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकते मेंबर्स की। लेकिन अभी इस टाइम पे सबसे ज्यादा यूपी के पास है, चलो ठीक है। लेकिन सबसे कम कहा गया है कि लेजिस्लेटिव असेंबली में जो सबसे कम मेंबर्स होंगे वो 60 होंगे, 60 होंगे। लेकिन उसके अलावा कई ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे मिजोरम के पास में 40 है, सिक्किम के पास में कितने 32 हैं, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के पास 60 हैं, गोवा के पास 40 है। तो ये इनको अपवाद में रखा गया है, इनको अपवाद में रखा गया है, एक्सेप्शन में रखा गया है। और इन जहां जहां 60 से कम लेजिस्लेटिव असेंबली हैं
मेंबर्स हैं, वो आर्टिकल 371 में उनके बारे में बताया गया है। क्लियर है? तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई अगर किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं, विधानसभा के सदस्य हैं, उनकी मिनिमम संख्या तो 60 होती है, लेकिन कुछ स्टेट में तो 60 से कम है, ऐसा कैसे? तो आप बोलोगे ये वही स्टेट है जिनके बारे में आर्टिकल 371 में चर्चा की गई है। मिजोरम, सिक्किम हो गया, मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, गोवा हो गया। डन है? क्लियर है? चलिए, उसके बाद में यहीं पर एक और आर्टिकल याद कर लीजिएगा, आर्टिकल 239। देखो 28 स्टेट है, 28 राज्य है। आर्टिकल 239 में 2 यूटी हैं, यूनियन टेरिटरी, 2 यूटी, दिल्ली और पुडुचेरी। इनका भी अपने पास अपने खुद का एक लेजिस्लेटिव असेंबली है ना? अगर आपसे कोई पूछे कि 28 राज्यों के पास में विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, और कोई है जिनके पास, तो आप बोलोगे आर्टिकल 239 में 2 यूटी है, दिल्ली और पुडुचेरी। इनके पास भी अपना खुद का लेजिस्लेटिव असेंबली है, जिसमें दिल्ली के पास में 70 मेंबर्स होते हैं और पुडुचेरी के पास में 30 मेंबर्स होते हैं। मतलब दिल्ली के पास 70 विधायक होते हैं, इसके पास 30 होते हैं। क्लियर है? चलो आगे, ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, विधानसभा होती है, इसके जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स, उन्हें कहा जाता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, शॉर्ट में बोलते हैं MLA। क्या बोलते हैं? MLA। हिंदी में बोलते हैं विधायक। क्या बोलते हैं? विधायक। याद रहेगा? क्लियर? तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, इसके जो मेंबर्स होते हैं, ये कहा जाता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिन्हें विधायक कहा जाता है। क्लियर है? चलिए, उसके बाद में ये जो क्राइटेरिया है, मैक्सिमम 500 तक का, मिनिमम 60 तक का, एक्सेप्शन में आपका आर्टिकल 370 वाले आएंगे और 239 वाला भी पुडुचेरी आता है। ये कब तक रहेगा ऐसा? ये 560 कब तक रहेगा? ये 2026 तक रहेगा, 2026 तक चेंज नहीं होगा, ये 2026 तक यही रहेगा। ठीक है? इसके लिए कानून बनाया गया था और 84वां अमेंडमेंट किया गया था, 84वां नंबर का संविधान संशोधन किया गया था 2001 में। 84 नंबर का अमेंडमेंट किया गया था 2001 में, और उसमें कहा गया था ये जो मेंबर की संख्या है ये 2026 तक एज इट इज रहेगी, 2026 तक 2026 तक चेंज नहीं की जाएगी। क्लियर है? डन है? चलिए, उसके बाद में इनका जो इलेक्शन होता है, इसका इलेक्शन का प्रोसेस कैसा होता है? सेम होता है जैसा कि MP का होता है। मैंने बोला है बिल्कुल लोकसभा से मिलता जुलता कहानी है, वैसा ही जैसे MP का होता है। जो लोकसभा का MP होता है, उसका इलेक्शन कैसे होता है? जनता वोट देती है। यहां पर भी आपका लेजिस्लेटिव असेंबली के भी मेंबर को जनता वोट देती है। क्लियर है? जनता वोट देती है। डन? चलिए, अगर मान लीजिए कहीं पर इलेक्शन हुआ और कहीं पे इलेक्शन हुआ और मान लीजिए फॉर एग्जांपल 100 लेजिस्लेटिव असेंबली थे, उस राज्य में 100 सीट्स हैं, 100 विधायक की सीट या MLA की सीट बोल दीजिए, या कि 100 लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं, और उसमें 100 सीट में किसी पार्टी के पास 50 या 50 से ज़्यादा आ गया, 51 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, तो ऐसे कंडीशन में वो पार्टी जो होती है वो गवर्नर के पास जाती है लेटर लेके और कहती है कि देखिए साहब, हमारे पास में इतने मेंबर्स हैं और हमारे पास मेजॉरिटी है, मतलब टोटल 100 है और 100 का आधा कितना होता है? 50। हमारे पास 50 से ज़्यादा हैं, मतलब हम बहुमत से ज़्यादा हैं, तो हम सरकार बनाना चाहते हैं। गवर्नर बोलते हैं ठीक है बनाओ। तो बोलते हैं साहब ये हमारा लीडर है, आप इसको CM अपॉइंट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? CM अपॉइंट कर दीजिए, चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर दीजिए। तो उस व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया जाता है। डन? चलिए, अब यहां पर सवाल आता है कि ये जो व्यक्ति है, क्या इसे लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर होना कंपलसरी है CM बनते समय? नहीं।
अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर नहीं है, मतलब एमएलए नहीं है, और बाई चांस अगर उस राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल है और वो लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी मेंबर नहीं है, फिर भी वो सीएम बन सकता है। शर्त सिर्फ इतनी है कि सीएम बनने के 6 मंथ के अंदर उसको लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनना पड़ेगा, या कि फिर अगर उसके यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनना पड़ेगा। सिंपल है, आसान है, बच्चों का खेल है। क्लियर है? चलिए, इसका ताजा एग्जाम्पल आपके सामने महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र के जो सीएम हैं आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब, वो ना तो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं ना लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हैं, और वो सीएम बना दिए गए थे। और अभी 6 मंथ कंप्लीट होने वाले हैं, तो 6 मंथ के अंदर उनको एनी हाउ किसी कंडीशन में लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनना पड़ेगा। अभी 21 मई को उनका वो है वोटिंग है काउंसिल की, तो उसमें बनेंगे वो। ठीक है, क्लियर है? इतना समझ आया? ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। डन? चलिए, अब एक सवाल आता है कि साहब क्या जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं किसी भी स्टेट में या यूटी में, उनका सारे के सारे मेंबर्स का इलेक्शन होता है? सबका इलेक्शन होता है ना? क्लियर? तो इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, यहां पर डायरेक्ट वर्ड इस्तेमाल कीजिएगा। डायरेक्ट इलेक्शन होता है तो एक व्यक्ति कहेगा नहीं साहब, एक ऐसा पर्सन होता है जिसको कि नॉमिनेट किया जाता है, मनोनीत किया जाता है एक पर्सन। हालांकि अब चेंज हो गया है, इस पर एक वीडियो करने वाला हूं बहुत जल्दी, 1 से 2 दिन के अंदर वीडियो आएगा कि नॉमिनेशन के बारे में क्या हुआ है, इस पर बहुत जल्दी वीडियो करने वाला हूं। ठीक है, तो एक व्यक्ति, चलो मान लिया, चलो कि ठीक है, चलो एक व्यक्ति हटा दिया। अब इसके अलावा जितने होते हैं, क्या सबका डायरेक्ट इलेक्शन होता है, जनता वोट करती है? तो आंसर कुछ लोग बोलेंगे हाँ, कुछ बोलेंगे नहीं। तो जो नहीं वाले बोलेंगे उनको बता दूं कि नागालैंड और सिक्किम जो राज्य हैं, स्पेशल जो राज्य है कुछ, नागालैंड और सिक्किम, इनको स्पेशल कैटेगरी में रखा गया है। यहां पर जो कुछ मेंबर्स होते हैं उनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनडायरेक्ट, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। वैसे तो लेजिस्लेटिव असेंबली के सारे मेंबर्स का इलेक्शन होता है और एक नॉमिनेट होता है, मनोनीत होता है। मनोनीत वाली कहानियां बंद कर दी गई है, क्या कहानी है इस पर वीडियो बनाऊंगा मैं जल्दी से। तो उसके अलावा फिर सब इलेक्ट होते हैं क्या? डायरेक्ट नहीं। सिक्किम नागालैंड में जो स्पेशल प्रोविजंस है उसमें अलावा कुछ मेंबर्स इनडायरेक्ट इलेक्ट होते हैं, उनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। ये क्वेश्चन बस इतना याद रखना, इतना काफी है आपके जानने के लिए। क्लियर? चलिए, उसके बाद एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 332। और आर्टिकल 332 कहता है कि जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबली हैं वहां पर SC ST के लिए रिजर्वेशन रखा जाएगा, है ना? जो सीट्स होंगी वहां पर SC ST के लिए सीट रिजर्व की जाएंगी। और एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 333, जो कहता है कि प्रत्येक लेजिस्लेटिव असेंबली में एक एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट किया जाएगा, मनोनीत किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ये जो एंग्लो इंडियन वाला जो प्रोविजन है, जो कि यहां पर है आपका आर्टिकल 333 में, और वहां पर दिखेगा आर्टिकल 331 में, लेजिस्लेटिव असेंबली में गवर्नर एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है, नॉमिनेट करता है। जबकि आर्टिकल 331 का इस्तेमाल करके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। इस प्रोविजन पे अभी कुछ खेल हुआ है, अभी एक अमेंडमेंट हुआ है। एक्चुअली था क्या कि इसमें यह था कहानी कि प्रत्येक 10 साल में इसको बढ़ाना पड़ता था। प्रत्येक 10 साल में ये जो सीट रिजर्व होती थी एंग्लो इंडियन वाली, इसको प्रत्येक पर 10 ईयर्स में इसको बढ़ाना पड़ता था कि अगले 10 साल तक ये लागू रहेगा, अगले 10 साल तक। लेकिन अभी हाल ही में जो अमेंडमेंट हुआ है 2019 दिसंबर में, उसमें इसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं की गई है, मतलब इसे बढ़ाया ही नहीं गया है। और अगर बढ़ाया नहीं गया है तो आप ये मानकर चलिए ये अब इस आर्टिकल का कोई इस्तेमाल नहीं रह जाएगा, मतलब इसका महत्व खत्म हो गया। इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे स्पेशल वीडियो में, ज़्यादा नहीं करते यहाँ पर। क्लियर है? डन है? चलिए, हाँ है ना? बहुत सुंदर।
अब आते हैं इनके टाइम पीरियड के बारे में। जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जो विधानसभा होती है, इसके जो मेंबर्स होते हैं इनका टाइम पीरियड 5 इयर्स का होता है, 5 सालों का। कितना? 5 सालों का होता है, 5 इयर्स का होता है ना। शर्त सिर्फ इतनी है कि इन 5 सालों के पहले जो विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो डिजॉल्व ना हो जाए। अगर डिजॉल्व हो जाती है तो फिर तो सब मेंबर्स, ऑल मेंबर्स का इलेक्शन होता है। तो ऐसी कंडीशन में नहीं, बाकी इनका जो टाइम पीरियड होता है 5 इयर्स का होता है। कितना? 5 सालों का इनका टाइम पीरियड होता है। क्लियर है? डन। चलिए, अगर डिजॉल्व हो गया तो फिर तो काम ही खत्म हो जाएगा इनका। ठीक है, है ना। चलिए, अब सवाल यह आता है, ये जो डिजॉल्व होता है, अगर मान लीजिए 5 साल तो ठीक है, तो 5 साल पहले अगर इनकी मेंबरशिप खत्म होती है तो क्या रीजंस होते हैं? पहला, अगर टोटल मान लीजिए 5 साल का टाइम पीरियड है, लेकिन ऐसी क्या कहानी आ जाती है कि इनका टाइम पीरियड 5 साल से कम हो जाता है? पहला, गवर्नर जो हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली को डिजॉल्व कर दे। अगर गवर्नर ने लेजिस्लेटिव असेंबली को डिजॉल्व कर दिया, भंग कर दिया, तो ऐसे कंडीशन में इनका जो टाइम पीरियड है, मान लो अगर इनका टाइम पीरियड मान लो 2 साल का हुआ था अभी कंप्लीट, 3 साल बचे थे, और गवर्नर ने अगर लेजिस्लेटिव असेंबली को डिजॉल्व कर दिया तो खत्म इनका खेल। अब दोबारा इलेक्शन होगा सारे के सारे का। दूसरा, अगर उस स्टेट में आर्टिकल 356 का इस्तेमाल किया गया, आर्टिकल 356 का इस्तेमाल किया गया, मतलब प्रेसिडेंट रूल का इस्तेमाल किया गया, तो ऐसी कंडीशन में जब भी प्रेसिडेंट रूल हटेगा उसके बाद सीधा इलेक्शन होगा। क्लियर है? ठीक है। तीसरा, अगर सीएम ने रिजाइन कर दिया, मान लो मुख्यमंत्री उस राज्य का, उसने इस्तीफा दे दिया। अब अगर सीएम ने इस्तीफा दिया तो यहाँ पर 2 कंडीशन होती हैं। गवर्नर के पास 2 पावर्स होते हैं। ये जो गवर्नर है के पास 2 पावर हैं, एक कि दोबारा इलेक्शन करा दो, मतलब विधानसभा को डिसॉल्व कर दो, दोबारा इलेक्शन करा दो, और दूसरा या कि किसी पार्टी के से संपर्क करके बोलो भाई अगर आपके पास मेजोरिटी तो आप सरकार बना लो। एमपी में ही तो हुआ। एमपी में क्या हुआ? एमपी के जो सीएम थे उन्होंने रिजाइन लगाया, इस्तीफा लगाया। इस्तीफा लगाने के बाद गवर्नर के पास 2 रास्ते थे, एक कि दोबारा इलेक्शन करा दो, मतलब विधानसभा भंग कर दो, डिसॉल्व कर दो, और दूसरा था कि दूसरी पार्टी वालों से बात करो। तो दूसरी पार्टी तो रेडी थी, है ना, मतलब रेडी थी तो रेडी थी। अब रेडी थी तो आपका हमारे एमपी में बीजेपी की सरकार बन गई। तो ये कंडीशन में स्टार लगा लीजिएगा, है ना। अगर सीएम ने इस्तीफा दिया है तो उसके बावजूद भी गवर्नर के पास पावर है कि इस चीज़ से बचा जा सकता है। डन। चलिए, 4th पॉइंट होता है कि जो कोई पार्टी है, जो सरकार है, सरकार गवर्नमेंट, उसके पास मेजॉरिटी ना बचे, मेजॉरिटी ना बचे, बहुमत ना बचे, ऐसी कंडीशन भी होती है। जो भी एमपी में यही हुआ था, यहाँ भी स्टार लगा दीजिएगा। एमपी में यही हुआ था कि एमपी जो कांग्रेस मेजॉरिटी में थी, कांग्रेस के 22 एमएलए बिक गए, और जब कांग्रेस के 22 एमएलए ने रिजाइन लगा दिया, इस्तीफा लगा दिया, तो सरकार जो थी वो आपका मेजॉरिटी से बाहर हो गई। लेकिन इस कंडीशन में एक स्टार होता है कि अगर गवर्नर चाहे तो विधानसभा को डिसॉल्व कर दे, भंग कर दे, या कि फिर वो क्या करे, आपका दोबारा इलेक्शन किसी और को मौका दे दें सीएम बनने का। ठीक है, डन। चलिए, नेक्स्ट आता है कि क्या सिर्फ 5 साल का ही इनका टाइम पीरियड होता है या कभी बढ़ा घटा था? एक बार बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया था। कब? 42nd अमेंडमेंट 1976 में, मैंने आपको बताया था उस दिन लोकसभा के टाइम पे। लेकिन बाद में वापस फिर 5 साल कर दिया गया। कैसे? 44th अमेंडमेंट 1978 में। क्लियर है? याद रखिएगा, पहले 5 साल था, फिर बीच में एक साल के लिए 6 साल हो गया था, फिर बाद में वापस उसको हटा दिया गया। डन। क्लियर। चलिए, उसके बाद में नेक्स्ट आता है एलिजिबिलिटी, योग्यता। एलिजिबिलिटी, योग्यता। योग्यता का आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके मन में अगर बेचैनी हो तो आप याद कर सकते हो। ऐसे इतने मुझे तो लगता है ये क्वेश्चन एमपी का पूछ सकता है, प्रेसिडेंट का पूछ सकता है, एमपी तक का, जो लोकसभा के एमपी और राज्यसभा के एमपी होते हैं उनका तक नहीं पूछता भाई साहब की एलिजिबिलिटी क्या है। क्लियर। चलो, पहला, लोकसभा विधानसभा का मेंबर बनने के लिए आपकी 25 ईयर्स एज होना चाहिए।
दूसरा सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। तीसरा उस जुडिशरी के द्वारा पागल या दिवालिया घोषित ना किया गया हो। पागल या दिवालिया मतलब पागल मतलब पागल, दिवालिया मतलब बैंकरप्ट, जैसा विजय माल्या। अगर ये कंडीशन नहीं है तो वो व्यक्ति जो है वो आसानी से आपका विधानसभा का मेंबर बन सकता है। क्लियर है? विधान परिषद अलग से पढ़ाऊंगा, अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल में आपको बाद में पढ़ा दूंगा अलग से, यहाँ पर जरूरत नहीं है आपको। लेजिस्लेटिव काउंसिल में फिर मिक्स हो जाएगा, चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। क्लियर है? लेजिस्लेटिव काउंसिल अलग से पढ़ाऊंगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है। ठीक है, चलिए। उसके बाद में जितनी बातें मैंने आपको लोकसभा के बारे में बताई हैं, सारी की सारी बातें यहाँ पर चेप देना, दिमाग लगा के सर किसी कॉपी पेस्ट मार देना। आप दिमाग लगाना, आसानी से समझ आ जाएगा। जो भी आप नोट्स पढ़ोगे जो यहाँ से दिया जाएगा, लॉकडाउन खोलने के तुरंत बाद, जिस दिन लॉकडाउन खुलेगा, जिस दिन लॉकडाउन खुलेगा, जिस दिन लॉकडाउन खुला उसके बाद जैसी मेरी टीम आना स्टार्ट हुई, मान लीजिए अगर टीम आती है 1 को, फॉर एग्जाम्पल 1 को, तो 3 तारीख से मतलब ठीक 2 दिन बाद से आपको A to Z PDF मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, स्पेशल जीके की PDF मिलना स्टार्ट हो जाएगी, कंटेंट की PDF मिलना स्टार्ट हो जाएगी, आपके टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे और आपका सब कुछ सिस्टमेटिक चालू हो जाएगा जैसा कि मैंने वादा किया था। और साइंस वाली क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। लॉकडाउन है, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, चाह भी लूँ तो कुछ नहीं कर सकता, हमारी टीम भी कुछ नहीं कर सकती, तो इस कारण से ये है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, ये लॉकडाउन, अच्छा लॉकडाउन मैं सोचा लॉकडाउन पढ़ा रहा था मैं। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट आता है आपका गवर्नर के बारे में। मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा तो, लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में, गवर्नर के बारे में मैंने बताया था कि सत्र को आहूत करना, है ना, सत्र को आहूत करना मतलब समनिंग ऑफ द सेशन, बताया था, कुछ जरूरत नहीं है, सेम है। सत्र को आहूत मतलब सेशन को बुलाने का काम सेंटर में प्रेसिडेंट करते हैं, स्टेट में गवर्नर करते हैं, बिल्कुल सिंपल है। क्लियर? याद होगा, है ना। डिजॉल्व करने का काम कौन करते हैं? डिजॉल्व भी इस सेंटर में प्रेसिडेंट करते हैं, स्टेट में गवर्नर करते हैं। अगर मनी बिल की बात आती है, धन विधेयक की बात आती है, ये भी ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जैसा कि मैंने लोकसभा में बताया था वैसा ही सेम इट इज चाप देना कहाँ पे? आप विधान सभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में। उसके बाद में एडजर्नमेंट बताया था, एडजर्नमेंट मतलब स्थगन बताया था, एज इट इज चीप देना सेम होता है ना। समनिंग ऑफ द सेशन बताया था, आहूत करना सेम होता है। डिजॉल्व बताया था, डिजॉल्व भी सेम होता है। जितने पॉइंट्स मैंने कराए थे, है ना। और उसके बाद प्रोरोगेशन बताया था, सत्र अवसान बताया था, प्रोरोगेशन सेम होता है, बिल्कुल लोकसभा का जैसा होता है, यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना अपने को, बेवजह सब कुछ सेम होता है। मतलब अगर आपने लोकसभा पढ़ लिया, उसके बाद में मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि विधानसभा पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, लोकसभा पढ़ने के बाद विधानसभा पढ़ाने की जरूरत नहीं है। लोकसभा रखो, विधानसभा रखो, बस पलटाते जाओगे, एज इट इज मिलेगा। गिनी चुनी 10 से 12 लाइन एक्स्ट्रा मिलेंगे, दैट्स ऑल, कुछ भी नहीं है, सेम एज इट इज मिलेगा आपको। मतलब अगर मान लीजिए लोकसभा में आपने 150 लाइन्स पढ़ा था लोकसभा के लिए, तो लेजिस्लेटिव असेंबली को पढ़ते टाइम पे यहां से 140 लाइन्स आपकी एज इट इज कॉपी हो जाएंगी, 140 लाइन। जहां पर लोकसभा लिखा वहां पर सीधे हटा के विधानसभा लिख दीजिए, इतना, कुछ भी नहीं है इस टॉपिक में। इस टॉपिक में वहां पर कुछ भी नहीं बताया जाता है, बिल्कुल सेम और एज इट इज है। डन? चलिए, तो आप पढ़ लेंगे, मैं आपको पीडीएफ दूंगा, ठीक है, विधानसभा की। जैसे लॉकडाउन खोलेगा आपको पीडीएफ फटाफट पढ़ते जाइएगा, ठीक है। बाकी अभी बिल्कुल चिंता मत करो, अभी पेपर है भी नहीं अभी वर्तमान में, है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। 3 पॉइंट्स बताना था भाई साहब। एक आर्टिकल 260 संचित निधि, ये सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट है। संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड, संचित निधि, पहला पॉइंट आर्टिकल 266 में इसके बारे में बताया गया है। बहुत अंदर पूछना हो तो आर्टिकल 266(1), इधर नहीं पूछेगा। संचित निधि आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आर्टिकल 266 में बताया गया है। क्लियर है?
डन है। इससे अगर आपको पैसा निकालना है, आपका मतलब यहां पर विधानसभा की बात चल रही है या कि आपका सरकार की बात चल रही है, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों बिल्कुल सेम है। इससे पैसा निकालने के लिए आपको एक बिल पारित करना होता है। बिना बिल पारित किए, बिना इन्फॉर्मेशन दिए आप संचित निधि से पैसा नहीं निकाल सकते, कंसोलिडेटेड फंड से पैसा नहीं निकाल सकते हैं। क्लियर है, डन है, आसान है। चलिए बस एक ही चीज़, हालांकि इसमें सिर्फ एक ही चीज़ पढ़ना था कि संचित निधि के बारे में आर्टिकल 266 में बताया गया है। तो यहाँ पर मैंने एक बात एक्स्ट्रा बताई कि अगर इससे पैसा निकालना है तो ऐसे नहीं निकल सकता बिना बिल पास किए। दूसरा एक और पॉइंट चाहो तो याद कर सकते हो, हालांकि जरूरत नहीं है, कि जितने भी संवैधानिक पोस्ट होती हैं उसमें आपने पढ़ा होगा कि इनकी जो सैलरी होती है वो संचित निधि से आती है। अगर किसी की सैलरी संचित निधि से आती है तो उस सैलरी को कम नहीं किया जा सकता, वो टाइम टू टाइम आएगी, उसमें ऊपर नीचे नहीं होगा, टाइम टू टाइम वो सैलरी आपकी आती रहती है। क्लियर, ये हो गया आपका संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड। दूसरा आता है आपका पब्लिक अकाउंट, है ना, लोक निधि। पब्लिक अकाउंट, पब्लिक अकाउंट मतलब लोक निधि या लोक लेखा निधि, एक ही चीज है। इसके बारे में भी आर्टिकल 266 में बताया गया है। खूब खुशी हो तो आप ये लिख सकते हो आर्टिकल 262, ठीक, 266 2 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बारे में एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है यूपीएससी में, एसएससी रेलवे वगैरह में नहीं, यूपीएससी में, कि इससे पैसा निकालने के लिए, पब्लिक अकाउंट से पैसा निकालने के लिए आपको परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब वो चाहे पार्लियामेंट हो या कि आपका लेजिस्लेटिव असेंबली हो, कहीं हो, दोनों एक ही चीज है ना, ठीक है, वहां पर परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। बड़ा फेमस क्वेश्चन है, यूपीएससी पूछा करता है, मैंने एसएससी रेलवे में कहीं पर क्वेश्चन नहीं देखा, याद कर लीजिएगा। पब्लिक अकाउंट, आर्टिकल 266 क्लॉज 2, पब्लिक अकाउंट, इसमें परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। डन। नेक्स्ट आता है कंटिजेंसी फंड, आकस्मिकता निधि, कंटिजेंसी, आकस्मिकता निधि, कंटिजेंसी फंड, आर्टिकल 267 में इसके बारे में बताया गया है, कंटिजेंसी फंड के बारे में। क्लियर है, ठीक है। ये बहुत अर्जेंट के लिए बनाया जाता है, इसको आप अर्जेंट फंड भी बोल सकते हो, है ना, बहुत अर्जेंट या आपातकालीन इमरजेंसी फंड भी कई लोग बोलते हैं इसको, बिल्कुल सही बोलते हैं। ये इमरजेंसी फंड होता है। क्लियर है। और इसके लिए होता है कि बहुत इमरजेंसी आ जाए तो गवर्नर के परमिशन पर आप इससे तुरंत पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है, इससे तुरंत पैसा निकालता है आकस्मिक फंड में, आकस्मिकता निधि में। क्लियर है। 3 फंड बताया मैंने, ज्यादा नहीं पढ़ना इसके बारे में, सिर्फ एक लाइन पढ़ना है। मुझे लगता है यहाँ पर ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। तो ये है आपका आकस्मिकता निधि, कंटिजेंसी फंड। डन। चलिए, कल यूट्यूब में क्लास लूंगा मैं, टाइमिंग में बता दूंगा, हो सकता है 6 बजे लूँ शाम को, एक बार टाइमिंग बता दूंगा, जिसमें मैं आपका राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल का एक एक पॉइंट का डिफरेंस बताऊंगा, है ना, तो वो आप यूट्यूब में देख लीजिएगा। क्लियर। आपको कई क्लासेस यूट्यूब में देखना है, बताता चलूंगा मैं। तो राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद, इसके बारे में मैं आपको यूट्यूब में बताऊंगा, उसको आप देख लीजिएगा। विधानसभा में कुछ भी नहीं है, नथिंग इज इन विधानसभा, कुछ भी नहीं है। आपको सिंपल सा जितना मैंने बताया, लोकसभा आपने पढ़ा होगा, बस इतना ही है। आप लूसेंट से पढ़ रहे हैं तो लूसेंट से पढ़ लीजिए, लेकिन लूसेंट में बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट ज़्यादा नहीं है। जो मैं आपको नोट्स दूंगा बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बनवाया हूँ, लेकिन उसमें दिक्कत क्या रही है, थोड़ा ट्रांसलेशन करवाना पड़ेगा। जिस दिन से लॉकडाउन खोलेगा उस दिन से तो ये शिकायत नहीं रह जाएगी कि सर आप PDF दीजिए कि ये दीजिए, बस लॉकडाउन खोलने का इंतजार है। जिस दिन से लॉकडाउन खोला और मेरी टीम आना स्टार्ट हुई 4-5 लोगों की, उसके बाद दूसरे दिन से ही अपना काम स्टार्ट हो जाएगा, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। उस दिन से आपका फिर टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, आपका स्पेशल GK की PDF मिलना स्टार्ट हो जाएगी, आपका एवरीथिंग जितना मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कोर्स में वो सारा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। साइंस की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। डन। ये सारी चीज़ें, विधानसभा में कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा पढ़ाने वाला, सिर्फ एक हल्की सी झलक आपको देना है और आप खुद पढ़िए, खुद रियलाइज कीजिए, आप बताइए फिर, ठीक है। चलो,
तो आप ध्यान रखिए ये जो क्लास है